चित्रा चौराहे पे जाइए, आप ये मानिए आप गाड़ी खड़ी करिए और दोनों दरवाजों पर लोग आएंगे और भीख मांगने लगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और बीच में एक स्कैम भी चला था, आपको याद, उस पर भी हमने इनडायरेक्टली काम किया था सीओ मैम के, स्नेहा मैम के साथ मिलके। तो उसमें क्या है कि एक बच्चा ले लेती थी, वो बच्चा शायद उसे कोई चटा देती है नशीला पदार्थ, और वो बच्चा मतलब एक ही बच्चा 6 घंटे की शिफ्ट में यूज हो रहा था। तो ये भी स्कैम बीच में रहा। बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, उनने भी ये कहा है कि आपकी तैयारी पहले आप कर लो, फिर आप पेपर में देखो क्या पूछा गया, पेपर बताएगा भाई। तो वहां पर डीएम साहब ने पूछा कि भाई कितने लोग क्या बनना चाहते हो, हर बच्चा बोलता है डीएम बनूंगा, आईएएस बनूंगा। तो एक होता ना कि चलन से बचना है, चलन जैसे एक ट्रेंड आया था एमबीए, सरकार कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर रही, सारे विद्यालयों को कुर्सी में पहुंच रहा है, सारे विद्यालयों में पेंटिंग हो रही है, आप चलिए कभी मेरे साथ, करा रहे हैं, पेंटिंग बहुत शानदार हो रहे हैं सर। कायाकल्प हो रहा आप है। झांसी के विद्यालय चलिए मेरे साथ, बहुत अच्छे विद्यालय हो रहे हैं। अब नंबर संख्या ज्यादा है तो उस पर एक पहल की है ना इन्होंने, मर्जर वगैरह की, तो वो सरकार ही अपने काम कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमें बनगुआ आपको बनगुआ से आप परिचित है, हमको पता लगा वहाँ पर कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है, हमने ब्लेम नहीं किया सरकार को कि आपने क्यों नहीं कराई, हमने कुर्सी मेज पहुंचाई। तो सबसे पहली बात तो ये कि देश के नागरिक होने के नाते हम सबका मौलिक कर्तव्य होता है। मैं एज अ यूपीएससी का फैकल्टी हूँ, मुझे पता है कि बच्चे सिर्फ यूपीएससी में या एसएससी में मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। सर बहुत लोगों को सिविल सर्विस का नाम भर ले लिया, बोले 18 घंटे पढ़ना है, लोगों से बात करना। और नॉलेज पॉइंट में मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा, ये तब खोला था आगे गौरी फाउंडेशन से ही मैं नॉलेज पॉइंट को उसके अंतर्गत आगे जाके, ये मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अब तक नहीं दिया। मैं जो अभ्युदय के थ्रू मुफ्त कर देंगे उसको, तो मुफ्त करने की प्लानिंग में हूँ, लेकिन जब तक आप सक्षम नहीं हो जाते आप कैसे करो। मैं नेट बहुत पहले से क्वालिफाइड था, डिग्री कॉलेज की तो ऑप्शन मेरे पास खुला ही हुआ था। तो अपनी तैयारी इतनी रखो कि आपको पता हो ना अंदर से कि हम क्या कर सकते हैं। भाई यूनेस्को भी तो है, यूनिसेफ भी तो है, आप विजन बड़ा करो ना। मैं तो सबसे ये बोलता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनसे काम तो करो ना, आप पढ़ो तो इनके बारे में। आपने शायद ये देखा होगा कि जब आईपीएल होता है या कोई बड़ी मैच होते हैं तो 1000 किट डिलीवर्ड मैसेज देखा कभी आपने, स्क्रीन पे चलता है। तो यूनिसेफ उनको किट देती है गरीब बच्चों को। अखबार पढ़ने की आदत डालिए, बचपन से सुनते तो पढ़ते नहीं है कि भाई सारे ग्रंथ अपने धर्म के अलग है, लेकिन हमारा जो ग्रंथ है देश का वो एक ही ग्रंथ। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में जो आमतौर पे अपन लोग चर्चा करत, कभू कौनू गेस्ट से कभू कौनू गेस्ट से, ऐसे में अब की बार हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, वे एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं। इसके पहले भी एक शिक्षक के बारे में हम आपको बता चुके, लेकिन अब की बार शिक्षा के संगे संगे कछु समाज के लाने भी काम कर रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। और ऐसी समाज सेवा नहीं, समाज सेवा ऐसी कि सिविल सर्विस की तैयारी भी कराते हैं, लेकिन सड़कन के बच्चन को भी पढ़ावे को काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपको। धन्यवाद। जय हिंद सर, कैसे हैं? एकदम मस्त हैं आप। हमें शुरू ही से बताओ कि जो गौरी फाउंडेशन है, आमतौर पे तो एनजीओ बहुत सारे लोग चला रहे हैं, और एनजीओ से गौरी फाउंडेशन कैसे अलग? तो आशुतोष जी, जैसा आपने कहा कि मतलब गौरी फाउंडेशन कैसे अलग है, तो सबसे पहली बात तो ये कि देश के नागरिक होने के नाते हम सबका मौलिक कर्तव्य होता है। मैं एज अ यूपीएससी का फैकल्टी हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे सिर्फ यूपीएससी में या एसएससी में मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं या 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, मैं जहाँ भी काउंसलिंग करता हूँ, मेरा ये तात्पर्य रहता है कि एक मकसद है कि मौलिक कर्तव्य सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, मौलिक कर्तव्य पालन हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्य है। तो उन्हीं कर्तव्य, जो 11 कर्तव्य हमको दिए गए हमारे संविधान में, आप इस बात से परिचित होंगे, सहमत भी होंगे कि भाई सारे ग्रंथ अपने धर्म के अलग है, लेकिन हमारा जो ग्रंथ है देश का वो एक ही ग्रंथ है, संविधान, वो सर्वोच्च है। तो संविधान को पालन करने हेतु गौरी फाउंडेशन अग्रसर है। उसमें जो जो पैरामीटर है, चाहे वो हमारे शिक्षा का हो, वो वहाँ मेंशन है कि बच्चे को पढ़ने का मौका देना चाहिए एक बार, 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा। वहाँ अग्रसर है कि जिस क्षेत्र में आप हो उस क्षेत्र में अपना अच्छा योगदान दें। जैसे आप इस क्षेत्र में हैं, जर्नलिज्म में हैं, आप प्रेस में हैं, तो आप अपना कार्य अच्छा करते हो, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमने राहुल जी पहली बार देखो कोनो कर्तव्य की बात कर रहा हो। आमतौर पे जी के पास जाओ वो अधिकारन की बात करता है कि हमारे अधिकार का है, जो हमारा अधिकार है। इस मामले में ही बस एक आप कह सकते हो कि हम कर्तव्य भी तो निभाओ। भाई घर के बेटे हो, पापा से पैसे तो मांग लिया आपने, सही बात है, घर के प्रति जिम्मेदारी भी तो है तुम्हारी, तब हमारा घर विकसित होगा, हमारा क्षेत्र विकसित होगा, क्षेत्र से हमारा राज्य विकसित होगा, राज्य से हमारा केंद्र विकसित होगा। सही बात एक हायरार्की है, एक सीरीज है भाई साहब। आजकल आदमी जा कह रहा हो कि भैया हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारा अधिकार है, वो पैसा बांटो चाहिए। कुछ का ही फर्क है। आप भी अगर अपने आप जिस विजन पर आप चलें, पहले आपको बहुत बधाई, आपने बुंदेली वार्ता से जो कार्य अपने बुंदेलखंड को बढ़ावा देने के लिए किया, तो सोच का ही फर्क है कि हम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, यहाँ से ही करोगे। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके विजन में दम हो। बिल्कुल।
गौरी फाउंडेशन एक सोच है। अब हाँ। भाई अपनी जीवनी के लिए पढ़ाना चालू किया। अच्छा, इस फाउंडेशन का नाम कहाँ से आया? मेरी बड़ी बेटी का नाम गौरी है। हाँ। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो पहले मेरे को नहीं पता था, लेकिन अभी मैं किसी मीटिंग में बैठा था, वहां पर कहा गया लोगों से है। कि भाई अपने आप काम को बेटियों के नाम से चालू करो, है ना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलता है। हाँ। तो वहां पर भी मतलब अधिकारियों ने कहा कि इनका तो एनजीओ पहले से ही मतलब गौरी फाउंडेशन बेटी के नाम पे चलता है, तो एक अच्छा लगा। सोच है भाई साहब, अगर प्रधानमंत्री की भी सोच आपसे लगता है कि आपकी विजन पे कोई काम हो रहा है ऊपर, सही बात आप वहां तक तो नहीं पहुंचा पा रहे, आप खुद में खुश हो जाते हो कि चलो मेरी भी ये सोच थी और उन्होंने इस काम को कर लिया। सोच मिलती है कम से हाँ, कम, तो लगता है कि ठीक है, खुशी होती है। खुशी होती है कि हम जैसे हमें लगता है कि भीख मुक्त, अभी आप चर्चा करेंगे आपसे कि भीख मुक्त झांसी हमारा एक विजन है। हाँ, विजन आपने देखा है हाँ जी, मैं झांसी की सड़कों पे? बिल्कुल। क्या अनुभव किया है? जब चित्रा चौराहे पे जाइए, आप ये मानिए, आप गाड़ी खड़ी करिए और दोनों दरवाजों पर लोग आएंगे और भीख मांगने लगे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और बीच में एक स्कैम भी चला था, आपको याद है, उस पर भी हमने इनडायरेक्टली काम किया था सीओ मैम के, स्नेहा मैम के साथ मिलके। तो उसमें क्या है कि एक बच्चा ले लेती थी, वो बच्चा शायद उसे कोई चटा देती है नशीला पदार्थ, और वो बच्चा मतलब एक ही बच्चा 6-6 घंटे की शिफ्ट में यूज हो रहा था। तो ये भी स्कैम बीच में रहा, झांसी में? बीच में। हाँ, इलाइट चौराहे पे देखा होगा आपने कि काफी महिलाएं रहीं और वो बच्चे को बेहोश सा रहता है बच्चा। हाँ। तो ये राजस्थान से आई हुई महिलाएं थी, फिर ये यहाँ से हट गई। अब छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं। ये चित्रा चौराहे पे इलाइट, दो ही मेन चौराहे हमारे यहाँ जो आप कह सकते हो अभी, एक चित्रा और एक इलाइट। इलाइट पे तो थोड़ा सा भी आप देखें लाइट बंद नहीं होती, थोड़ा ट्रैफिक चेंज चल रहा है। चित्रा पे इस समय ज्यादा भीख के बच्चे हैं, जो बच्चे हैं भीख में लिप्त हैं। चित्रा चौराहे पर ज्यादा है, क्योंकि वहां पर सबका मालिक है, पे खाना भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक लॉट है, जो मेरा खुद का आंकलन है, जो मेरे वॉलंटियर्स ने मुझे सर्वे दिया, कि वहां पर कम से कम 30 से 40 बच्चे, चेहरे सेम हैं, जो आपके रूटीन बेसिस में भीख में लिप्त हैं। तो उनको आपको बंद कराना विजन है, बंद नहीं कराएंगे उनको। देखिए क्यों मांगता है भीख आदमी, या तो फ्री में पैसा मिल रहा है, भाई कुछ नहीं करना, निकले। उनको सोच बना दी, उनके माता पिता ने सोच बना दी। तो उस पर काम चल रहा है, उस पर प्रोजेक्ट्स की तरह हम काम कर रहे हैं, कुछ टीमों से हम डायरेक्शन ले रहे हैं। अगर हम ऐसी रैंडम कूद जाएंगे, आप समझो ना, सही बात है। अगर ऐसे जाओ और अभी आप हम चलें वहां पर कहें कि तुम भीख नहीं मांगो, तो उनके जो पिताजी हैं वो कह देंगे उस भाई, वो उससे हो सकता है दारू में इन्वॉल्व हो, उसकी तो बिना मेहनत के पैसा आ रहा है ना उसके पास। तो इस पर जब आप अध्ययन करेंगे तो पॉवर्टी इरेडिकेशन स्कीम सरकार बहुत चला, जैसे इंदौर है हमारा पहला राज्य का भीख मुक्त बना आपका शहर। तो हम भी बन सकते थे। मैंने ये विजन 2020-21 में डीएम सर के सामने प्रस्तुत किया था, तब मैं इतना एक्टिव नहीं था शहर में। अब जब मैं इस बात को रख रहा हूँ सीडीओ सर से, तो उस पर मतलब सपोर्ट मिल रहा है कि आप आगे बढ़िए, जो भी आईएएस आ रहे हैं, साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हमारे वॉलंटियर्स डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। अब लेकिन इस पर बात आती है कि भीख मुक्त कैसे करोगे? सवाल है, बड़ा है और गंभीर माता है। पिता को रोजगार देना है, बच्चा तो रोजगार में लेके आओगे नहीं, मौलिक कर्तव्य खत्म हो गए यहीं पर। सही बात है। बच्चे को शिक्षा दिलाओगे, उसके साथ मिड डे मील के तहत उसको खाना सरकार से दिलवाओगे। तो ये सारी एक प्रोसेस लंबा है भाई साहब, इसलिए मैंने एक वर्ड बोला विजन। विजन लंबे होते हैं, 1-2 दिन के नहीं होते। बिल्कुल। ये मेरा सपना कह लो आपकी, झांसी से बच्चा, मैं बुंदेलखंड नहीं बोल रहा अभी, मैं पूरा राज्य नहीं बोल रहा। अब मेरी सोच को आप जहां तक पहुंचाओगे, ठीक है, जो लोग शामिल होंगे हम आगे बढ़ेंगे, आप शामिल होगे, आप साथ में काम करोगे। विजन ये है कि बच्चा भीख ना मांगे, उसको पढ़ाओ पहले, उसको पढ़ाने के बाद उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करो। मेरा ये मानना है कि अगर स्वास्थ्य और शिक्षा मिल गई आदमी को, तो वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, वो शायद लोगों पर डिपेंड होना बंद कर देता है। बिल्कुल। और एक क्या है, प्रतिज्ञा संडे स्कूल, वो जो स्कूल है वो इसलिए है सिर्फ कि जो रोड साइड बच्चे हैं, जो खिलौने बेचने में लग गए हैं, उनके माता पिता माइग्रेट कर कहीं से आए, तो उनको कम से कम कुछ तो हम कराएं। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं हम आपकी रोप वे वगैरह की नहीं, आपके रस्सा खींच वगैरह, स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व करते हैं, कैरम सिखाते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं, उनको रंग सिखाते हैं, काला क्या होता, नीला क्या होता। शिक्षा के लिए आगे अग्रसर है कि अगर ये रैंडम चल गया, हमारा एक पायलट स्टडी है, अगर ये चल गया तो इस पर हम इनको पहले तो सरकारी स्कूलों में रजिस्टर कराएंगे। ठीक भाई, हमारे यहाँ काफी सरकारी स्कूल हैं। आप देखो मतलब झांसी संभाग पूरा, मेरी जब बीएसए सर से बात हुई थी तो 900 से ज्यादा स्कूल हैं पूरे झांसी संभाग में। तो हर क्षेत्र में लगभग सरकारी स्कूल हैं। अभी मर्ज भी अगर हो रहे हैं उसके बाद भी पर्याप्त है। तो अगर आप इस पर देखेंगे तो शिक्षा पहले उन्हें अच्छी मिल जाए, यही मेरी प्राथमिकता है। उस संडे स्कूल में कितने क्या बच्चे अभी आ रहे हैं? वो बदलता रहता है। आप अगर अभी कल भी चलेंगे ना, जैसे आज संडे पड़ेगा जब भी, तो आप देखेंगे आज वो चले गए होंगे बारिश में, यहाँ नहीं बैठे होंगे। तो वो डिपेंड होता रहता है, लेकिन कुछ कम से कम 15-20 बच्चे तो रहते हैं। कुछ ऐसे हो गए बच्चे कि वो अब आने लगे हैं? हाँ, वो रैंडम है, 6-7 बच्चे हैं, वो रैंडम है, मतलब वो रेगुलर है, वो बराबर आते हैं। ये जो गौरी फाउंडेशन है आपकी, ये कैसे सरकारी विद्यालयों में अपना योगदान दे रहा है, वहाँ के बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है, क्या है?
हमारा काम जो जो मतलब एनजीओ का हमने जब पढ़ा या हमें पता लगा कि और हम क्या कर सकते हैं सिर्फ लोगों को व्यवस्थाएं पहुंचाने के अलावा, तो हमको पता लगा बहुत सारे सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहां पर सरकार निशुल्क आपकी किताबों का देती है पैसा, निशुल्क कपड़ों का देती है, स्टेशनरी नहीं मिलती है, और कुछ सरकारी विद्यालय ऐसे भी निकले जहां पर शिक्षक की कमी है। तो हम ब्लेम नहीं करना चाहते, एज ए एनजीओ हमारा काम है कि हम उसके लिंक बने कि हमारी तरफ से योगदान क्या हो, सहयोग करें। हाँ, हमारा मतलब वी डोंट बिलीव इन ब्लेमिंग कि आप सिर्फ ब्लेम कर दो क्यों नहीं है, यहाँ नहीं पाए गए। तो हमने अपनी जिम्मेदारी उठाई और हमारे वॉलंटियर्स हर जो जो हमने मतलब एक तरह से आप उसे गोद लेना तो बड़ा वर्ड होगा, हमने टाई अप कर रखा है, कुछ विद्यालय चुने हुए हैं हमने, कुछ हमने सरकार आपकी एक स्कीम चलती है उन्नत भारत अभियान, ठीक। तो उसके तहत भी हमने दाता नगर परवई का एक योगदान दे रखा है, यूनिवर्सिटी से टाई अप है उसका। इस तरह से 5 से 7 विद्यालय अभी हमारे रेगुलर हम सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे विद्यालय तो मैं अभी किस मेरे टाइप लिए से सपोर्ट करते हैं अभी? रेगुलर क्लासेस हमारे वॉलंटियर पढ़ाने जाते हैं, जो शिक्षक अपॉइंटेड हैं वो तो क्लासेस पढ़ाएंगे सिर्फ, हम ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हो, उनको बात करना सिखाते हैं, हम उनके गेम्स करवाते हैं, हम उनको म्यूजिक क्लासेस भी प्रदान कराते हैं, हम उनको जो जो चीज़ें उनको प्राइवेट स्कूल में जो सुनते होंगे ना आप, वो सारी चीज़ें उनके डेंटल चेकअप कराते हैं, कुछ डॉक्टर्स से हमारे टाई अप, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, तो मेरे साथ काफ़ी लोगों का सपोर्ट है, आईएमए का भी सपोर्ट है मेरे साथ, तो उन बच्चों का स्वास्थ्य का शिविर भी हम लगवाते हैं, उन बच्चों के लिए हम जो भी रेगुलर आपकी कैरम प्रतियोगिताएं, चेस प्रतियोगिता, उनका मानसिक विकास के लिए कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, और स्टेशनरी हर 2 महीने में, क्योंकि भाई एक बार अगर दिया पेंसिल रबर कटर तो 1 महीने चलेगा, उस बच्चे ने नई पेंसिल रबर कटर हर किसी ने नहीं देखी होती है, और ये हमने नोटिस किया है, ये आपने खुद देखा है जाके? हाँ भाई साहब, काफी दिनों से लगा हुआ हूँ मैं, जब मैं तैयारी कर रहा था सिविल सेवा की, उसके दौरान मैं फ्री क्लासेस लेना चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे दिन भर तो आप नहीं पढ़ते हो ना, तो मेरे अंदर से हमेशा से है कि कुछ ना कुछ करना है। अब तो एक एनजीओ संस्था है, अब तो दायित्व है, अब तो कर्तव्य है, प्रोजेक्ट है, लेकिन खुद से था कि कुछ करते रहो, अपने लिए हर कोई जीता है, थोड़ा बहुत किसी और के चेहरे पर मुस्कान ले आओ तो उसमें ज्यादा फायदा मिलता है। आपने सिविल सेवा की तैयारी की, आप गए, फिर क्यों यहाँ वापस आ गए? लोग डीएम बनते, आईएएस बनते, आईपीएस बनते, अच्छे पद पे जाते, यहाँ कहाँ? नहीं नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया। ठीक, आपके भारत में जब आप सिविल सेवा की बात करते हो तो अगर स्टेट लेवल की बात करो तो 300-400 वैकेंसी होती है, और केंद्र में लगभग आपके 1000 वैकेंसी होती है सिविल सर्विस में। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, जैसे हर चीज में आप अपना योगदान अच्छा देते हो। जब मैं इस लाइन में कूदा तो मैं काफी लेट कूदा, 26-27 साल उम्र थी। उसके पहले मैं डिग्री कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर था मैनेजमेंट का, ग्वालियर पढ़ाया मैंने, लखनऊ पढ़ाया, तो 2-3 साल अच्छे से ट्राई किया, मेहनत करी। फिर कोविड जब आया तो उस समय तक मैं 32 का हो चुका था, सिविल सेवा में 32 एज होती है, तो मैं 27-28 में कूदा था। 3 साल हमने अच्छी तरह और प्री मेंस पहुंचे, ऐसा नहीं कि आगे पढ़ाओ नहीं पार किए। फिर लगा नहीं यार, इसमें अगर ज्यादा समय देंगे तो एक तो लेट हो चुके हो आप, और शादी भी हो चुकी थी, बिटिया भी हो चुकी थी, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती। तो फिर तय किया कि अपने क्षेत्र के लिए योगदान देते हैं, जो काम हम वहां नहीं कर पा रहे, ये बोलते हैं ना कभी ना कभी ऊपर वाला इशारा करता है कि अब आप इसमें लग जाओ, तो पूरी तरह से उन कोशिश लोगों करें। के लिए क्या कहना है जो हताश हो जाते हैं, तैयारी करते हैं फिर उन्हीं क्वालीफाई के नहीं लिए कर मैं पाते, कहना फिर चाहता क्या? हूँ, उन्हीं के लिए कहना चाहता हूँ कि मेरी एक लाइन मैंने पहले भी बोली हुई है कि स्वामी विवेकानंद जी को सभी मानते हैं। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि अगर आपने शिद्दत से तैयारी करी है और अगर आप जीत गए तो आप वहां लीड करना, और अगर हार गए तो गाइड करना। तो जो कुछ अगर आपने सीखा है तो सिखाओ ना दूसरों को। जबरदस्ती हताश होके, डिग्रेड होके कोई और पोस्ट पे मतलब अपने घर बैठ जाना, ये नहीं है। आप कुछ भी करो भाई, आपको जीवन मिला, आप कुछ कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। आप 9वीं क्लास को सिविक्स पढ़ाइए, जीत गए तो लीड करो, हार गए तो गाइड करो। ये उनकी स्टेटमेंट है जो मैं बहुत ज्यादा मान के चलता हूँ अपने अंदर। मेरे को मोटिवेशन स्पीकर की तरह बहुत सारी संस्थाएं बुलाती हैं, झांसी में, डबरा में, ग्वालियर में, लखनऊ में। तो मैं वहां पर, आपको क्या लगता है मैं आधे घंटे में क्या लोगों के अंदर क्या तिलिस्म जगा दूंगा? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बी योरसेल्फ, दिखावटी जीवन मत जियो। दिखावा एक हद तक कर पाओगे, आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर क्या है, और अपने बारे में मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन मत करो। ठीक है, कर सकते हो, कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस गलत है। कोशिश करो, मेहनत करो। हर टीचर की अपनी एक स्टाइल सीट होती है। बिल्कुल होती है हर टीचर की। हाँ, विकास सर हों, खूब चर्चित हैं देश में, अवध ओझा सर हों, या और भी तमाम सर हों जो सिविल सेवा की तैयारी कराने के लिए जाने जाते हैं। जी, आपकी आपकी स्टाइल सीट क्या है? आप कैसे बच्चों को? मेरा ये मानना है कि अगर आप पेपर की बात करो, जो मैंने सीखा या जो गलतियां करी, आप 75 लोगों से डिस्कस करके पेपर नहीं निकाल पाओगे। ठीक। अपने सिलेबस को देखो, सिलेबस से मैच करो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई से अगर वो चीज मिल रही है तो जज करो अपने आप को। कोई और जज नहीं कर सकता। अगर अपने मौलिक कर्तव्य पढ़े और मौलिक कर्तव्य पुरानी 4 साल की परीक्षाओं में वो किस तरह से पूछे गए, खुद का आकलन करो
किसी सर ने क्या कह दिया, किसी मैम ने क्या कह, जब आप अपनी टी शर्ट जज कर सकते हो हाँ कि कौन सी पहननी, हम पे कौन सा अच्छा लगेगा, जब आप ये जज कर सकते हो कि मेरी शेविंग कैसी अच्छी लगेगी, तो आप किताब और ये भी जज करने की क्षमता आपको आ चुकी है। आप पूरा जिला संभालने की तैयारी करने वाले हैं। अगर आप एसडीएम बनते हैं तो भी आप डीएम को असिस्ट करेंगे, अगर प्रांतीय सेवा से जाते हैं, यानी जिसको आप पीसीएस कहते हो, और अगर आप केंद्र सेवा में जाते हो सिविल, बच्चों को ये नहीं पता रहता सर कि सिविल सर्विस क्या है। नॉर्मली भ्रमित बहुत है, और जो 20% 25% है उन्हीं में सिलेक्शन रिजेक्शन है, बाकी 60-70% तो कहने और अच्छा, दिखावे वो में है। बच्चे जो अभी 12th में हैं, 11th में हैं, जी वो सपना देख रहे हैं सिविल सर्विस की, जी। उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके दिमाग में क्या क्या उल्टा सीधा चलता है और सच्चाई क्या है? अभी हाल ही में झांसी में जब हमारे जो मृदुल चौधरी सर आईएएस जो हमारे डीएम बने, तो यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, वो हम ही को जिम्मेदारी दी गई थी कि मेधावी छात्रों को सम्मान समारोह कराना है। ठीक। तो लगभग 34-36 छात्र हमारे बुंदेलखंड या झांसी संभाग के थे। हाँ तो वहां पर डीएम साहब ने पूछा कि भाई कितने लोग क्या बनना चाहते हो। हर बच्चा बोलता है डीएम बनूंगा, आईएएस बनूंगा। हाँ तो एक होता ना कि चलन से बचना है, चलन जैसे एक ट्रेंड आया था एमबीए का, हाँ हाँ फिर एक ट्रेंड आया बीटेक का, फिर एक ट्रेंड आया सीए का। आपने नोटिस किया होगा। हाँ 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 हर बिल्कुल। बात सही नहीं हो सकती, मेरा ये अनुभव है। ऐसी ट्रेंड अब आएगा। आईएएस तो हर साल बन रहा है भाई, 40 सालों से, जब से सही बात सेवाएं है। 70 साल तब से है। अभी इस समय हर बच्चे को लगता है हम आईएएस बनेंगे। बिल्कुल बनिए, बिल्कुल सोचिए, लेकिन आप ये तो समझिए कि सिर्फ बोलने से नहीं होता ना। 12th में किसी 11-12 में किसी बच्चे ने ह्यूमैनिटीज लिए, तो उसका विजन कहीं ना कहीं सिविल सेवा था, तभी उसने ह्यूमैनिटीज लिए। ठीक। क्योंकि अभी तक इससे पहले 3-4 साल पहले झांसी में ह्यूमैनिटीज होता ही नहीं था। आपने अगर सर्वे किया हो या देखा हो, यहाँ पर सिर्फ आपकी एक साइंस साइड थी, किसी भी स्कूल में आप चले जाएं। और ये मेरा आकलन आज का नहीं है, 7-8-10 सालों का है, तब मैं आपसे आज ये बोल पा रहा हूँ 10 मिनट में। और ये मैं हर विद्यालय में सम्मिलित हुआ हूँ, हर विद्यालय की समिति मुझसे लगभग परिचित है कि ये आते रहते हैं। उस आकलन पे मैं आपसे ये कह पा रहा हूँ। तो ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा जो है 11-12 का, वो तो कहीं ना कहीं ओरिएंटेड है। अब जिस बच्चे ने बीटेक कर लिया, नॉर्मली आप देखिएगा हमारे देश में जो टॉपर्स हैं, सिविल सर्विस की बात करें, सेंट्रल सिविल सर्विस केंद्र की, ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो वहां पर टॉप 10 में मोस्टली आप देखते हो IITN है ना। तो क्योंकि उनको पढ़ने की आदत हो जाती है, उन्हें पता है कि वी कैन क्रैक इट। लेकिन आप एक चीज कभी सोचिएगा, ये शायद अलग भी होगा स्टेटमेंट, कि IIT किया, IIT से आगे बढ़े, उसके बाद जॉब भी करी हुई होती है। मेरे एक मेंटोर हैं आशीष तिवारी सर, कई लोग हमने देखे। तो वो उस समय उन्हें लगता है कि हम अपनी देश सेवा कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं एक समय के बाद। जैसे आज मैं अगर एनजीओ में काम कर पा रहा हूँ, तो मैंने सारी चीजें पढ़ाना भी देखा, पढ़ाया भी, तैयारी भी करी, तो मुझे लग गया कि नहीं आपके पास चीजें तो है। मैं नेट बहुत पहले से क्वालिफाइड था, डिग्री कॉलेज की तो ऑप्शन मेरे पास खुला ही हुआ था। तो अपनी तैयारी इतनी रखो कि आपको पता हो ना अंदर से कि हम क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बात आपने पूछी कि ये है कि भाई 11-12 के बच्चे क्या करें, अखबार पढ़ने की आदत डालिए। बचपन से सुनते तो पढ़ते नहीं है बच्चे, अखबार पढ़ना पड़ेगा। अखबार पढ़ना पड़ेगा। आप अगर मेरे एक मित्र हैं जो 5 बार मतलब इंटरव्यू फेज थे, नहीं हो पाया, उन्होंने भी ये बोला कि जब भी प्री निकला मेरा, या मेंस पहुंचा हूं मैं, या इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, या जो सिलेक्टेड भी मेरे जान पर, उत्कर्ष द्विवेदी सर जो आईएएस रहे हैं, झांसी पोस्टेड रहे हैं, उनसे भी डिस्कशन किया, जुनैद सर हैं, ये सब कहते हैं कि पहले अखबार रीडिंग तो आपको थोरो करना पड़ेगा। राहुल जी, ये बात हर जगह बोली जाती है, चाहे पत्रकारिता हो, जर्नलिज्म आपको पढ़ना हो, हिंदी की पढ़नी है तो हिंदी अखबार 2 से 4 डेली आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। कई मीडिया के संस्थान ऐसे हैं कि यदि आप अखबार पढ़ के दफ्तर नहीं जाएंगे तो भगा देंगे उस दिन पत्रकारिता आपसे नहीं करवाएंगे जिस दिन आप 4 अखबार पढ़ के नहीं गए। ऐसे संस्थान भी हैं देश में। तो ये जरूरी है सर। आपको कैसे पता चलेगा? मान लीजिए सिलेबस कह रहा है कि आपने भूगोल पढ़ लिया, आपने इतिहास पढ़ ठीक लिया, है। लेकिन अब किस देश का संविधान बदल चुका है या बदल रहा है या बहस हो रही है, वो तो अखबार में आपको दिख रहा है ना। हाँ, नॉर्मल सी चीज। कल परसों 4 दिन पहले झांसी के डीआईजी रेंज कोई और थे, ठीक है। आपने बुक्स में पढ़ लिया 1 हफ्ते पहले के फलाने हैं, याद कर लिया, रट लिया, आपको आता है। आपने अखबार नहीं पढ़ा, आज डीआईजी रेंज कोई और है। बिल्कुल। इसको केंद्र में देखिए ना, आपने मान लो पढ़ा, वही एक सिंपल सा एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया, डीआईजी से बेस्ट है। बच्चों को अगर समझना होगा इस बात से, वो समझेंगे कि भाई कोई पोस्ट आपने पढ़ी, जैसे मान लो भारत के रेल मंत्री हैं, अब वो परसों बदल गए, आपने अखबार नहीं पढ़ा और आप एक बुक से पढ़ रहे थे, वो बुक्स आप पब्लिश तो होगी नहीं, बात पर डे, वो तो सालाना पब्लिश होती है, सालाना या महीने या मान लीजिए किसी एक अंतराल में होती है। अब आपका क्या हुआ? आपने 2 नंबर गवा दिए अपने। तो अखबार पढ़ने से सशक्त हो जाते हैं आप, अगर रेगुलर अखबार पढ़ते हैं तो जो चीजें तात्कालिक। मैं भी अपना दिन चालू करता हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन पढूं। अब तो व्यवस्थाएं बहुत हैं सर। अब तो आप देखिए ना, ई पेपर डाउनलोड कर लीजिए, अमर उजाला भी आपका एक अमाउंट में फ्री डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं, द हिंदू भी शेयर हो रहा है। तो लोग
चीजें तो सब रख रहे हैं, पढ़ना कम चाह रहे हैं। और ये मेरा जो मैसेज उनके लिए नहीं जो बहुत सीरियस सिंसियर है, वो 10-15% को मैं क्या सिखाऊंगा, वो ऑलरेडी उन्हें पता है क्या उन्हें करना सब पता है। मेरा मैसेज, आपका मैसेज उनको है जो 60% सिर्फ कह रहे हैं, कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है। अच्छा, आप तो ई पेपर की कह रहे हैं, टेलीग्राम वाले की। हमारे पत्रकारिता विभाग में तो ऐसा है कि आप मोबाइल पे अखबार नहीं पढ़ सकते, ये अच्छा। अलाउड नहीं है। नहीं, ये मेरा एक आपको मतलब था फिजिकल पढ़ना कि अगर होगा। कोई कह रहा है कि हम नहीं खरीद पा रहे, बच्चे ऐसे भी क्या हाँ, एक्सक्यूज देते हैं, सर हम खरीदने नहीं जा पाए, तो भाई तुम फोन पे पढ़ लो। मतलब मेरी बात उनके लिए है कि जो एक्सक्यूज मत पढ़ना दो। चाहिए। हाँ, एक्सक्यूजेस साउंड बेस्ट, दे आर वर्स्ट। आप जब एक्सक्यूज देते हैं, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बेकार होती है। नहीं कर सामने पाए, वाला सब समझ जाता है। सामने वाला सब समझ जाता है। आप एक्सक्यूज मत दो, कोई बात नहीं कर पाए, उसको कबूल करो। एक्सेप्टेंस हमको सीखना पड़े, और ये मैं भी इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं भाई आपको बता रहा हूँ मैं कोई ज्ञानी हूँ, मैं भी प्रतिदिन सीख रहा हूँ। मेरा मानना है जीवन अपने आप में शिक्षक है। जीवन के हिसाब से प्रतिदिन जो लर्निंग हो रही है उसको एक्सेप्ट करो। कुछ ऐसे लोगों की किताबें पढ़ते रहो। मैं मतलब आप इसको थोड़ा मजाक में लेंगे कि जब 10th में हम थे तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले नहीं थे, तो कोई लड़की या लड़का बोलता था रीडिंग मेरी हॉबी, तो मैं हंसता था कि रीडिंग कैसे हॉबी हो सकती है, किताबें पढ़ना। आज विश्वास मानिए, मैं हर कोई नई किताब आती है जो मतलब जैसे शिक्षा एक किताब है, मनीष अभी सिसोदिया तात्कालिक कोई शिक्षा मैंने पढ़ी मनीष सिसोदिया जी की, क्योंकि सरकारी स्कूलों का विकास दिल्ली एक, अब बाकी चीजें एक छोड़िए, मॉडल है। एक मॉडल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को भी जो स्कूल में काम करना है ना, सरकारी स्कूलों को मेरे को हेल्प करना है, मदद करनी है, तो मैं उस शिक्षा की किताब को मैंने पढ़ा कि कैसे उन्होंने किस लेवल से काम किया। विश्वास मानिए उसमें से 3-4 चीजें मैंने इम्प्लीमेंट करी। ओवरऑल डेवलपमेंट पे कैसे काम करना है, बच्चों के विकास पे। जैसे भारत की, उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल चलती है कायाकल्प। सरकार कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर रही। सारे विद्यालयों को कुर्सी मेज पहुंच रहा है, सारे विद्यालयों में पेंटिंग हो रही है। आप चलिए कभी मेरे साथ, करा रहे हैं, पेंटिंग बहुत करा शानदार रहे हो रहे हैं। हैं हाँ, सर। कायाकल्प हो रहा आप है। झांसी के विद्यालय चलिए मेरे साथ, बहुत अच्छे विद्यालय हो रहे हैं। अब नंबर संख्या ज्यादा है तो उस पर एक पहल की है ना इन्होंने, मर्जर वगैरह की, तो वो सरकार ही अपना काम कर रहे हैं। हम क्या कर सकते? हमें बनगुआ आपको बनगुआ से आप परिचित है, हमको पता लगा वहां पर कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है, हमने ब्लेम नहीं किया सरकार को कि आपने क्यों नहीं कराई। हमने कुर्सी मेज पहुंचाई अपने संसाधनों से, अपनी टीम के कंट्रीब्यूशन से। हम वहां पर लगभग 100 कुर्सी में जो भी बच्चों को पता लगा, मैं यही अंतर है एनजीओ मैंने में बोला और आपसे, पत्रकारिता में। मैंने आते से बोला हम सवाल दागते हैं कि मेज क्यों नहीं है, मेज क्यों नहीं है, हम और पता आप लगा के व्यवस्था करते हैं। सॉल्यूशन देंगे। और यही एक्चुअली एनजीओ का जो आप परिभाषा पढ़ेंगे ना कभी, तो यही है कि दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। सरकार और जनता के बीच का लिंक होता है एनजीओ। अब आपने जो एनजीओ सुने हो या जनता को जो एनजीओ पता है, जैसी मैंने पहले बार एनजीओ खोला तो मेरे पास एक मैसेज आया, क्या विधायक की तैयारी है? हमने कहा भाई साहब आपकी सोच छोटी है। अच्छा, विधायक लोग एनजीओ बनाते हैं? ये नहीं, उन्हें लगता है हमारे शहर में, और अभी मैं अभी झांसी की बात करूंगा, तो लोगों को लगता है कि अगर पब्लिकली एक्टिव है तो नेतागिरी में जाएगा ये आदमी। सहमत है आप? अगर पब्लिक के ज्यादा इन्वॉल्व है, जनता में ज्यादा जा रहा है, जनता से ज्यादा उठने बैठना लगा है, तो इसे नेतागिरी सपना है। सही है। अरे भाई यूनेस्को भी तो है, यूनिसेफ भी तो है, आप विजन बड़ा करो ना। मैं तो सबसे ये बोलता हूँ, कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इनसे कम काम तो करो ना, आप पढ़ो तो इनके बारे में। आपने शायद ये देखा होगा कि जब आईपीएल होता है या कोई बड़ी मैच होते हैं तो 1000 किट डिलीवर्ड मैसेज देखा कभी आपने? स्क्रीन पे चलता है। तो यूनिसेफ उनको किट देती है गरीब बच्चों को इतने शतक मारने पे। तो स्कीम के बारे में पढ़िए ना। प्रॉमिस रिंग कैंपेन चल रहा है उनका, वो आयुष्मान खुराना उसका एडवर्टीजमेंट मतलब एम्बेसडर है, तो वो प्रॉमिस रिंग पहनाते हैं। अगर आपने कहा कि हम एक बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे तो वो रिंग आपको पहना दी जाएगी, आपको याद दिलाएगी रिंग कि आपको योगदान करना है। अच्छा, तो ये पढ़िए ना आप। मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में। आज मैं फ्री स्टाइल हूँ। जब मैं छात्र था तो मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि मुझे पेपर निकालना है। अब मैं फ्री हूँ भाई साहब। अब मैं कितना भी पढ़ सकता हूँ, करना है, अब मुझे काम करना है। यहाँ से रोकोगे तो यहाँ से करूंगा, यहाँ से रोकोगे तो वहां से करूंगा। अच्छा, कठिनाई कहाँ आती है? किस क्षेत्र में पूछना चाह रहे हैं? एनजीओ में ही कठिनाई काम करना आप चाहते हैं, लेकिन कई बार कहीं कोई दखलंदाजी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा। सीडीओ सर जुनैद अहमद सर ने बहुत सपोर्ट किया मेरे विजन को। ना तो मैं उन्हें पहले से जानता था, उन्होंने कहा ये अच्छा काम करना चाहता है, कर रहा है, तो मेरे को स्वीप भी दिया गया। स्वीप जो इलेक्टर्स वाला जो होता है पूरा वोटर्स के लिए लोकसभा चुनाव में, सरकार की तरफ से हमको जिम्मेदारी दी गई। हमको बहुत सारी समितियों में भी शामिल किया गया। अजय शंकर पांडे सर कमिश्नर सर थे, हमको रोड सेफ्टी जो मंडल की होती है उसमें भी अपनी बात रखते हैं। स्वीप मतलब एनआईसी टाइप का कुछ है क्या? नहीं सर, स्वीप एक आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रोग्राम होता है, सिस्टमेटिक वोटर्स इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन करके। अच्छा, कि आपको वोटर्स को, लोगों को बताना है कि आप वोट डालें। वोट जागरूकता अभियान होता है। तो हमने जब ये लोकसभा चुनाव था जो लास्ट वाला, उसमें हमको जो सरकार की तरफ से जिम्मेदारी मिली थी, और हमने पूरे आपके झांसी, मोरानीपुर
और ललितपुर, इन सब जगह जा जाके हमने सर के मार्गदर्शन में, सीडीओ सर के, हमने काफ़ी एक्टिविटियाँ की थी और उसमें थोड़ा बहुत वोटिंग रेट बढ़ाने में हम लोगों का भी शायद एक योगदान कह सकते वोट हैं बढ़ाने में आप लोग इलेक्शन कि भाई कमीशन वोट की डालिए, मदद करते हैं, आपका वोट डालिए ना, जागरूक करते हैं उनको जागरूक कुल करिए। मिला के। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम मतलब अब चैलेंज की अगर बात करो, चैलेंज जैसे हमने ग्रामीण गेम्स कराए थे सरकारी, यहाँ पर जब जहाँ आपका बड़ा गांव है हाँ। तो वहाँ लगभग 60 विद्यालय आ रहे थे बड़ा गांव उसमें, हाँ। ब्लॉक में। तो उस समय एक आईएएस थे दीपक सिंघनवाल सर, वो बीडीओ थे, अंडर ट्रेनिंग जब होते हैं, हाँ। और सीडीओ सर जुनैद सर थे। तो उनसे मैंने कहा कि मैं गांव के बच्चों के लिए गेम्स कराना चाहता हूँ। तो आप नोटिस करेंगे मैं ग्रामीण और जो जिनको नहीं मिल पा रहा है उनके लिए, भाई जिन विद्यालयों में चीजें हैं उनके लिए हम क्या करेंगे। इसका पेट भरा है उसे क्या खिलाओगे, जिसका पेट नहीं भरा है खाना उसे खिलाओ, तब समझ में आएगा ना कि उसे भूख लगी ठीक थी। है। अब अपन आ जाएं उस पे नॉलेज पॉइंट पे। हाँ जी। गौरी फाउंडेशन पहले बनाया, उसके तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं। नहीं सर, नॉलेज पॉइंट तब खुला था जब मैं तैयारी कर रहा था। हाँ। मैंने आपको बताया कि मैं 2011 के बाद झांसी से पढ़ाने चला गया था ग्वालियर वगैरह, ठीक है। तब 22 साल आयु थी मेरी। हाँ। उसके बाद मैंने पढ़ाया, तो पढ़ाने के साथ साथ फिर मैं 4-5 साल बढ़िया पढ़ाता रहा। हाँ। मैनेजमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया था। फिर मुझे जब सिविल सेवा में लगा, उसके बाद 2017 में मैंने जब लगा कि सिविल सेवा में सीरियस हो गए, भाई पहले पढ़ा रहे थे तो अर्निंग कर रहे थे, ठीक है। पिताजी से डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, अपना एक संस्था खोल लेते हैं, अगर हो गया सिलेक्शन तो यहाँ कोई ना कोई संभालता रहेगा तो चले जाएंगे। भाई जब तैयारी करी तो ये सोच के तो नहीं करी थी कि नहीं होगा। हाँ। मेहनत करी, खूब शिद्दत से मेहनत करी। कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी मैंने, आप ये कह सकते हैं कि मार्गदर्शन नहीं मिला मुझे प्रॉपर सिविल सेवा की उसमें, तो अपने लेवल से जो कर पाए, जहाँ तक पहुँच पाए पहुंचे। तो वहां पर उस दौरान नॉलेज पॉइंट झांसी खोल ली थी, कुछ बच्चे पढ़ाते थे, 1 घंटे का बैच पढ़ाते थे। वो 2016-17 में खोल लिया था, तो वो अपना 48 चैम्बर्स पे खोला हुआ था। 2020 के बाद जब कोविड का माहौल आया और मेरे चाचा जी का देहांत हुआ, बहुत सारे लोगों को मैंने उसमें इन्वॉल्व हुआ समाज के लिए। मुझे लगा मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं समाज के लिए, अब ये समय आया कि समाज के लिए करो। किसी और की आंखें खुली हो ना खुली हो, कोविड के बाद मेरी आंखें खुल गई कि जीवन की सच्चाई पता लग गई कि सांसों की अहमियत क्या है, ऐसे कैसे मतलब एक सिलेंडर पे जीवित रहना। अब वो बहुत कुछ चला उस समय दिमाग में, आज भी चलता है। बहुत सारी लाशें देखी उस समय, मेरी मौसी जी का भी देहांत हुआ, तो बड़ा एक माइंडसेट चेंज होता ना आदमी का। तब 2021 में मैंने अपना एनजीओ खोला, गौरी फाउंडेशन के नाम से। नॉलेज पॉइंट उसके पहले का है और आज भी चल रहा है। अब वो सिर्फ सिविल सेवा की एक तैयारी कराते हैं, वो प्रोफेशनल है भाई, अपने करियर के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। लोग कहेंगे अभी कि राहुल जी आपने सिविल सेवा की तैयारी की, तब तो कोई कोचिंग नहीं की आपने, अब आप कह रहे हैं कि हम तैयारी करें तो नॉलेज पॉइंट आओ। मैंने अभी आपको बोला ना, विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर नहीं जीत पाओ तो गाइड करना, मैं गाइड कर रहा हूँ वहां से। तो कितना जरूरी है कोचिंग का सहारा लेना, कितना मार्गदर्शन जरूरी है, कोचिंग के रूप में लो। या भैया हो आपके या दीदी हो आपके, कोई बता दे, अगर मेरे से नहीं पढ़ना है, मैं नहीं कह रहा है मेरे पास ही आओ। तो आपसे ये चूक हुई है? हाँ, ये चूक थोड़ी सी तो मानता हूँ मैं कि मार्गदर्शन की कमी रही है, बिल्कुल मानता हूँ। अब आप पढ़े चले जा रहे हो, डीडी बसु, सुभाष कश्यप, आना ही नहीं है उससे, आनी नहीं है वो चीज। ऐसा नहीं कहूंगा मेरे नाम से, मतलब आदमी कहेगा कि किताब का नाम ले लिया, कुछ ऐसा कोई एक चीज आपने पढ़ ली हो जो चीज से कम आया, आपने पेपर में ज्यादा पढ़े चले जा रहे हो आप। मार्गदर्शन का तो बहुत बड़ा रोल है सर, किसी भी तैयारी में, आपके क्षेत्र में भी, जैसे पंचायती राज, किसी भी क्षेत्र में पढ़ लिया आपने, खूब पढ़ लिया। अब बोले 29 विषय होते हैं, अब 29 विषय कौन कौन से, किसी चर्चा हो गई तो ज्यादा अच्छा है। तो माहौल का और उसका रोल प्ले तो होता है। और नॉलेज पॉइंट पे मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा, ये तब खोला था, आगे गौरी फाउंडेशन से ही मैं नॉलेज पॉइंट को उसके अंतर्गत आगे जाके, ये मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अब तक नहीं दिया। मैं जो अभ्युदय के थ्रू मुफ्त कर देंगे उसको मुफ्त करने की प्लानिंग में हूँ। लेकिन जब तक आप सक्षम नहीं हो जाते आप कैसे करोगे? सक्षम नहीं है आप, इसलिए आपको अपनी व्यवस्था तो करनी पड़ी, ब्रेड बटर की। भाई आपके पास चीजें नहीं थी, पहले सिर्फ नॉलेज पॉइंट भूखे रहोगे तो दौड़ नहीं पाओगे, तो एक समय, और ये निःशुल्क उनके लिए किया जाएगा जो नीडी है, जो पे कर सकता है वो पे करे ना। सही बात है, जिसको जरूरत है उसको मुफ्त में देंगे। उसमें मैं सीमित बच्चे पढ़ाता हूँ, सिर्फ 30 या 40 बच्चे से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा नॉलेज पॉइंट। हाँ जी। अभी एक समय था सारी चीजें पढ़ाते थे, एसएससी पढ़ाते थे, अब सिर्फ इस समय 2025 की बात करेंगे तो वहां सिर्फ सिविल सेवा पढ़ाते हैं, फाउंडेशन बैच पढ़ाते हैं। और गौरी फाउंडेशन से अगर लॉन्च करेंगे कभी तो सिर्फ उनके लिए होगा जो नीडी हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे की कमी है, उनको अपने टीम बना के। जो ख्वाब देख रहे हैं, जो बच्चे हैं अभी 12th पास हुए हैं, वो सोच रहे हैं हम यूपीएससी की तैयारी करें या सिविल सेवा की तैयारी करें, यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस या यूपीएससी तैयारी करें, तो पहला चरण क्या होना चाहिए उनका? यहीं से शुरू करो थोड़ा सा, 12th के बाद। हाँ, 12th के तुरंत बाद। भाई जैसे मान लो अगर कोई भी तुमने बीटेक लिया या कोई भी डिग्री तुम कर रहे हो, ठीक, सबसे पहले तो सिलेबस, सबसे पहले किसी से भी मिल लोगे आप, भारत के किसी, मैं बहुत सारे टॉपर्स के साथ बैठ चुका हूँ अभ्युदय के थ्रू। अभी आपसे शायद चर्चा नहीं हुई कि मुख्यमंत्री अभ्युदय का कोऑर्डिनेटर भी था मैं।
तो उसके तहत सरकार निःशुल्क दे रही है, बीकेडी में तैयारी करा तो रही है। अभी टॉपर तो अपने जुनैद अहमद साहब भी हैं, सीडीओ साहब, हाँ, फोर्थ ऑल रैंक, इंडिया रैंक कितनी? 3। रैंक 3? हाँ जी, मुझे फोर्थ का याद था। 19 में है ये, हाँ। 2019 बैच के थे और ये थर्ड रैंक लेकर थर्ड आए थे। रैंक तो आई उनका भी थी। मार्गदर्शन मिलता है बच्चों को जो यहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ वो उनसे भी मिल सकते हैं। अब आप डरते रहो, आप जाइए, निवेदन करिए, वो हाँ, वो मार्गदर्शन देते बताएंगे हैं, अपने देते हैं अनुभव। बिल्कुल। सर खौफ बहुत है लोगों को, सिविल सर्विस का नाम भर ले लिया, बोले 18 घंटे पढ़ना है, लोगों से बात करना बंद कर सिविल देनी है। सर्विस तो ठीक है, अब कोई कह देगा आईएएस है हाँ, तो नहीं जाएगा, 12th का बच्चा कैसे चला जाएगा आईएएस के पास? लेकिन ये लोग वेलकम करते हैं, आप जाइए। हाँ। झांसी में इंक्यूबेशन सेंटर बना है, स्टार्टअप में जाइए, ये लोग मिलने आते हैं वहाँ, ये लोग खुद समय देते हैं। ये लोग अपने पद को समझते हैं कि सिविल सेवा है, सेवक हैं हम। ये लोग समय देते हैं। आप कमिश्नर साहब के साथ मैं एक बार एक मीटिंग में मुझे सौभाग्य मिला, तो हमारे जो श्री विमल दुबे सर हैं, उनने कहा था कि लोग डरते क्यों हैं, लोग आते क्यों नहीं है, पर्चियां क्यों पहुंचाते हैं। आप अपनी बात कह के तो देखिए, अगर आप सही हैं आप तब डरेंगे जब आप अंदर से गलत हैं। सही बात है। आप पता है आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर मैं भाई मैंने तो नहीं बोला ना कि मैं फेक कमिटमेंट कर रहा हूँ, मैं फ्री पढ़ा दूंगा, बड़े बड़े वादे नहीं। सही बात, जो नीड अगर मैं सक्षम हुआ मैं नीडी को पढ़ाऊंगा, जो पे कर सकता है वो स्कूलों पे कर रहा है ना, हमें भी करें। फिर सरकारी स्कूल में पढ़े ना वो फ्री। अगर सिर्फ विकसित की बात कर रहे हो, विकास की बात कर रहे हो, तो वहां पर काम करें लोग। मतलब नहीं, बिल्कुल सही बात। बड़ा बहुत ही मतलब एक होता है ना कि दोनों पैरामीटर अलग है। जो सक्षम है वो सक्षम जगह जा रहा है, जो असक्षम है उसको सक्षमता पर लाना है। ये है हमारा कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ये है मौलिक कर्तव्य। हाँ अच्छा, जो हम बात कर रहे थे 12th की, जी, 12th की जस्ट बाद जो बच्चे यूपीएससी या यूपीपीसीएस या एमपीपीसीएस में जाना चाहते हैं, सिविल सेवा में ही उनको जाना है, तब फर्स्ट स्टेप उनका क्या होना चाहिए? सिलेबस खोला, सिलेबस के साथ पता लगाया क्या क्या है। अगर आपने 11th-12th ह्यूमैनिटीज से रहे हो तो बहुत सारे विषय पढ़ चुके हो आप। ठीक। और अगर 2 साल पहले तो हिस्ट्री सिविक्स पढ़ ही चुके हो ना, ज्योग्राफी पढ़ चुके हो, हाँ। तो आप अगर कभी सिलेबस सुने या कभी सुना होगा आपने, एनसीईआरटी 6वीं से 10वीं क्लास की पढ़ते सारे लोग, 6वीं से 10वीं तक की 10वीं तक एनसीईआरटी, की ऐसा कोई आईएएस नहीं बुक्स है, पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। और एनसीईआरटी में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट? सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अगर आप ओवरऑल सब्जेक्ट देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वही विषय है जिसको, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, जिसको आप सिविक्स कहते थे पहले, उसके पहले एसएसटी बोला करते थे। ठीक। एसएसटी टूटी, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी हुई, उसमें से सिविक्स को बोला गया, आगे जाके इंटर के बाद पॉलिटी, जब कंपटीशन की भाषा में, जिसमें हम राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, भारत का संविधान, मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, एमएलए कौन होता है, एमएलसी कौन होता है, आमतौर पे नहीं पता बच्चों। मैं तो बहुत बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। सही बात है। बाबूलाल तिवारी जी एमएलसी हैं कि एमएलए? अब शिक्षक विधायक कि स्नातक विधायक? विधायक तो हैं, लेकिन कौन से विधायक हैं? मैं तो बहुत सारे अच्छा, बच्चों से उनकी मिला। गाड़ियों पे भी विधायक लिखा है, हाँ। और पंडित रवि शर्मा जी की गाड़ियों पे भी विधायक। वो एमएलसी है ना? अब विधायक दोनों हैं। हाँ, लेकिन लेकिन जब एक पढ़ते भेद हो, दोनों को नहीं जब पता। पढ़ते हो तब पढ़ाया जाता है कि भारत में 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, जहाँ पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। लेकिन सिर्फ ये पढ़ने वाले को मिल रहा है, जैसे सिविल सर्विस का चुना, बाकी का क्या? और विधान परिषद मुझे भी इतना नॉलेज नहीं होगा क्योंकि मैं उसमें डीप नहीं हूँ। विधान परिषद उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है, और विधानसभा निम्न सदन होती है। मतलब लोअर हाउस, निचला सदन बोलते हैं, निम्न हिंदी में क्या बोलते हैं? निचला बोलते हैं। निम्न। जैसे निचला मतलब निम्न। जैसे आप केंद्र में निचला जाओगे, लिखा नहीं जाता, निचला लिखा जाता, निम्न नहीं लिखा जैसे जाता। भैया आशुतोष भैया, केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के समकक्ष अगर बोला जाए तो राज्य में आपकी विधानसभा, केंद्र में आपकी राज्यसभा, राज्य में विधान परिषद। अच्छा, फिर ऐसा आपसे मुझे और सवाल भी पूछने हैं कुछ पॉलिटिक्स का। आप कह रहे हैं, अरे बच्चे कहेंगे पढ़ाने लगे हम लोग। पढ़ा रहे, देखो होता है। अब आप उस फील्ड के, आप पत्रकारिता का कुछ पूछेंगे तो हम बताएंगे। आपके दिमाग में कुछ जिज्ञासा होगी। लोकसभा में जो जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधि, सांसद, हाँ जी, फुल पावर में रहते हैं। हाँ जी, रहते हैं। ठीक। यहाँ पावर किसको माना जाता है? राज्यसभा सांसद। लोकसभा को मानते हैं पर लोग, आम जनता, आम जो धारणा है। ऐसे ही विधान परिषद और विधानसभा में से, विधानसभा से जो सदस्य होता है, विधायक आमतौर पर जो हम कहते हैं, उसको ज्यादा पावरफुल माना जाता है। फिर उसको उच्च सदन क्यों कहा जाता है, विधान परिषद को या राज्यसभा को? सर ये पढ़ाया जाता है, सिलेबस में बताऊंगा, आपको 2 मिनट लूंगा मैं आपके इसमें, कि लोकसभा और विधानसभा ये पॉपुलर हाउस कहलाते हैं, लोकप्रिय सदन कहलाते हैं। लेकिन जब केंद्र में राज्यसभा की बात करेंगे तो उसके पास एक शक्ति है, विशेष शक्तियों में पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। एक शक्ति है कि भारत में अगर अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस को बढ़ाना, यानी आईएएस, आईपीएस और इसकी जगह कोई और सर्विस शामिल करनी है, ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है, ये लोकसभा के पास नहीं है। तो बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं देश के निर्माण में जो राज्यसभा के पास है, इसलिए उसको उच्च सदन। वहां पर 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए रहता है कार्यकाल, अगर सांसद होता है। यहाँ पर 5 साल के लिए रहता है। राज्यसभा भंग नहीं हो। ये सब पढ़ाई की बातें हैं,
जो पढ़ रहे होंगे वो बच्चे सहमत रहेंगे। हाँ। बाकी आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आपको लगे हाँ यार ये चीजें मिस हो रही हैं तो अच्छा लगता है। तो ये चीज हम कर सकते हैं इस तरह के सदन। जैसे कोई बच्चा राजनीति में जाना चाहता है, बिल्कुल जाओ ना, सही अच्छे पढ़ से के जाओ, आप। अच्छे से जाओ। भारत में अभी थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, भारत में एक पहला पॉलिटिकल विद्यालय खोला गया है, वहाँ पॉलिटिकल चीजें बताते हैं कि पॉलिटिक्स में एक्चुअली पढ़ना क्या है। मैंने कहीं देखा था, एग्जाम तो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो उसमें राज्य व्यवस्था के बारे में बताया हाँ, जाता है। कैसे आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन आर क्या होता, प्रश्न कैसे पूछते हैं, आप विधायक और मंत्री में क्या फर्क है, कैबिनेट किसे बोलते हैं, मंत्री परिषद किसे बोलते हैं। तो ये सिर्फ केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री, जैसे हमारे तमाम प्रदीप चीजें। जैन जी थे, आप जनता से पूछ के देखना कभी, हाँ, लोगों को लगता है कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, वो केंद्र के राज्य मंत्री थे। केंद्रीय राज्य मंत्री। तो जिनको पता है उन्हें तो पता है। हाँ। जैसे जर्नलिज्म में तो आप इतने हाँ, लोगों बहुत से सारी मिल चुके चीजें, होते हो, लेकिन आपको जर्नलिज्म पता में भी एक होता है ना, स्पोर्ट जर्नलिज्म, क्राइम जर्नलिज्म। यस यस यस। तो उसको उसका तो ज्यादा यही होता है। पहल है सर। बाकी जो जरिए हैं, नॉलेज पॉइंट झांसी हो गया, मैं फ्यूचर कुल में भी पॉलिटी पढ़ाता हूँ। हाँ। 14 लाख सब्सक्राइबर हैं। हाँ। मैं सरकार की तरफ से अभ्युदय चलती हूँ, वहाँ भी संविधान पढ़ाता हम हूँ। फिर से वहीं आएंगे। 12th के जो बच्चे हैं उनको फर्स्ट स्टेप में सिलेबस समझना है, इसके बाद हम आगे की भी पूछेंगे। लेकिन जो एक सवाल हमारा व्यक्तिगत रह गया है कि आपने बताया कि राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहते हैं, लेकिन विधानसभा को उच्च सदन, उसको कहाँ से पावर मिलता है, एक्स्ट्रा पावर कहाँ से मिलता है? विधानसभा, विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद से अगर आप श्री बाबूलाल तिवारी जी की बात करेंगे तो आपके यहाँ से आपके विधायक हैं। हाँ। शिक्षक विधायक हैं। ठीक। रवि शर्मा जी का अगर क्षेत्र है तो कितना है झांसी के लिए, बबीना झांसी का अलग सदर है। सीट। लेकिन आप खुद आंसर दोगे कि बाबूलाल तिवारी जी कहाँ से कवर करते हैं। इलाहाबाद शिक्षक विधायक से, ललितपुर, आपके हाँ, जालौन, इलाहाबाद से ललितपुर आपको तक, खुद आंसर मिल रहा है कि क्षेत्र बड़ा है। इसलिए उसको उच्च सदन कहते हैं। और भी बहुत सारे कारण और भी हैं। कई, जैसे एक कार्यकाल का हो गया कि उनका 5 कार्यकाल का साल का, हो गया, उनका 6 साल बिल्कुल। का। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने ये शक्तियां दी, हम संविधान में वर्णित है, अनुच्छेद में वर्णित है। जैसे हमारे ग्रंथ होते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 1, अध्याय 2 भगवत गीता, तो इसी तरह यहाँ पर अनुच्छेद हैं, आर्टिकल बोला जाता है अंग्रेजी में, यहाँ पर अनुसूचियां हैं। संविधान का आकलन अगर करने लगे आप देखते होंगे चाहे कोई विरोधी पार्टी भी होती है तो संविधान लेकर आती है। हाँ। मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी पार्टी का, संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं आप। तो संविधान का अध्ययन बहुत जरूरी है, और आपके विकास में भी, आपकी पढ़ाई में भी। और बच्चे जो 12th के जो क्वेश्चन शायद हम भटक रहे हैं बार बार, तो उन बच्चों को अपने सिलेबस से स्टार्ट होकर हर चीज को पढ़ना चालू करना है। इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ना है, हिस्ट्री को, तीनों तरह की हिस्ट्री है आपकी, मध्यकालीन, आपकी जो आपकी प्राचीन, और जो आपकी आधुनिक है। ये हिस्ट्रियों को अच्छे से पढ़ना। इनकी किताबें, सबको रिसोर्स पता रहते हैं। हाँ। सबको पता है, जो तैयारी में आता है उसे पता है स्पेक्ट्रम एक किताब है। नहीं, जो तैयारियों में नहीं है, जो अभी अभी निकले हैं 12th से, तो वो बच्चे कम से कम, आपके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप उनको मतलब एक प्रॉपर बुक्स पकड़ें। नहीं तो एनसीईआरटी अध्ययन तो करें भाई साहब। 6 से ये मैं कह सकता हूँ आशुतोष जी, आप इसको देखिएगा। 10-20-30% रेशियो एक ऐसा है जो ले तो आता है किताबें, पढ़ता नहीं। ये मैंने बहुत बच्चों में देख लिया। और यही शायद एक कमी है जिस पर अगर काम कर लिया कि चीजें तो गैदर कर ली, उनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। एक चीज और आप हमें बताइए, जो बच्चे हैं 12th पास, 6 से 10 तक की एनसीईआरटी उन्होंने पूरा सिलेबस रख लिया, ले आए वो, ठीक है, और वो पढ़ लिया पूरा, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं वैसा पढ़ लिया जी, कितने % उनका सिलेबस कवर हो गया, एक आइडिया? सर बहुत बड़ा पोर्शन, 50% से ज्यादा चीजें आप कवर कर लेते हो। हिस्ट्री पढ़ लिया आपने पॉलिटी पढ़ लिया आपने भूगोल पढ़ लिया, आपने इतिहास, आपने क्या बोलते इकोनॉमिक्स पढ़ ली, आपने 4 मुख्य विषय जो जिनको ग्रेड मेजर सब्जेक्ट्स कहा जाता है वो तो पढ़ लिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मली जो लोग मतलब इस अगर आप कभी बड़ी कोचिंगों में जाएं या सुने हो तो बोलते द हिंदू पढ़ो। मैं कहता हूँ कोई अखबार तो पढ़ो शुरू में, विश्वसनीय अखबार। द हिंदू विश्वसनीय मतलब जैसे आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है। केंद्र लेवल पर जब आप तैयारी करते हो तो आपने भी ये देखा होगा भाषा का, जैसे आपने बुंदेलखंडी भाषा को बढ़ावा दिया, लेकिन पेपर में बुंदेलखंडी अभी नहीं है, ये सत्य है। अब आप लड़ाई लड़िए, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। लेकिन जो 22 भाषाएं हमारी संवैधानिक भाषाएं हैं, जो हमारे संविधान के अनुसूचियों में, अब वही भाषाओं में चीजें आ रही हैं, वही भाषाएं आपकी वहां पर लिखित होंगी, उसी में पेपर छपेंगे। बिल्कुल। तो उन भाषाओं में से जो भाषा आपने चुनी है, जैसे हिंदी है, अगर राज्य सरकार में जाना है तो हिंदी का बोलबाला है, कोई अधिकारी मना नहीं कर सकता, ये मैं आपको सर्वे में बता रहा हूँ। पुलिस से बात करनी है तो हिंदी का बोलबाला है। ठीक है, आईपीएस पढ़े लिखे आ रहे हैं, वो इंग्लिश जानते हैं, लेकिन हिंदी और उर्दू का मिश्रण है हमारी शब्दावली जो रही। अब बीएनएस में चेंज हुआ है, जो नई धाराएं आई हैं, लेकिन आप भाषा शैली की अगर बात करें तो हमको पहले बच्चे को फोकस करना पड़ेगा कि 11-12 के हो। आप इस बात से अग्री होंगे कि बहुत सारे बच्चे 79-81 में कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार ये बहुत छोटी चीज है, इससे उठो।
भाषा को बाध्यता नहीं बनाओ। 10th में तुमने पढ़ी है हिंदी, कोई माध्यम हो, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। हाँ 10th में सबने पढ़ी इंग्लिश, हाँ नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन आपने पढ़े, मैंने सबने पढ़े। पढ़े हैं। तो ये बदल नहीं रहे। एसएससी दोगे तो यही आ रहा है। अब इसकी ट्रिक्स चल रही है, कोचिंग में इन्वॉल्व है। हम जब ऐसा कोचिंग रहे तो हम भी बहुत ट्रिक्स बता रहे, हाँ भाई काम चलाने के लिए आप करते हो, लेकिन और शॉर्टकट भी मिलते हैं, मार्गदर्शन भी मिलता है, लेकिन बेसिक तो वही है ना। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो वो तो आपको पढ़नी है। बिल्कुल। तो ये मेरा मैसेज आपके थ्रू है 6वीं से 10वीं के बच्चों के लिए। आप अपना विषय अच्छे से पढ़िए, अपने हेल्थ पे काम करिए, अपने अपने मार्गदर्शन, फिर उसके बाद आपको समय समय से पता लग जाएगा क्या करना। सब्जेक्ट कमांड तो ले लीजिए। एक बात कहूंगा, आप एक थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हाँ, हूँ। हाँ, महात्मा गांधी यूपीएससी में क्या 1917 में अगर चंपारण किया है हाँ, तो एसएससी में 19 में कर देंगे क्या? सही बात है। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह अगर 17 में किया है, 1917 में, हाँ। तो क्या रेलवेज में 25 में कर देंगे? इसका तात्पर्य ये आ रहा कि आप महात्मा गांधी का अध्ययन कर लो ना, कि भारत कब लौटे, गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे उनके, वो अच्छे से कर लो। सब जगह एक ही होगी। मैटर नहीं करता सर कि आप कहाँ से पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे। जिन्हें निकालनी थी परीक्षाएं उन्होंने गाँव से निकाली हैं। हाँ ठीक है, जिन्हें नहीं निकालनी थी तो वो खूब पैसा एसी लगा कम के बंद कमरे में बैठ के पढ़ते थे, किसी से बात नहीं करते थे और कहते थे मैं इसी के बिना बैठ नहीं सकता हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सिविल सर्विसेज। नहीं होता। तो किसी को आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि वो अगर नहीं हुआ तो वो बेकार था। कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी फेलियर है उसका, कुछ ना कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं मिला, कुछ ना कुछ तैयारी में कमी रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आसपास पहुंचा तो उसको नॉलेज नहीं थी, या वो नॉलेज जिसके 1091 या 1090 वाला बेकार था। सही बात है। आप 600 वाले को कह सकते हो, आप बस लीड ही तो नहीं करेंगे, बस गाइड करो ना। आपने मार्गदर्शन तो ले लिया। मैंने बोला ना बहुत बड़ी पंचलाइन है मेरे जीवन में, शायद आप भी उससे मुझे याद हो गई, प्रभावित हुए हैं उससे। भाई मैं बस हर सेशन में बोलता हूँ, बहुत सारी संख्या ऐसी है जो हताश होती है। सिलेक्शन कितने का होना है सबको पता है भाई साहब, बहुत और हताशा कितने लोगों के हाथ लगनी है। मैं हताशा के लिए ये बोलता हूँ कि आपके पास अगर 1 रुपया भी है तो आप जीवन शैली जीने की कोशिश करो। 10 रुपये आ जाए तो एक दूसरे से शेयर करने की कोशिश करो। सोच ये होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप सबको लेने चलने वाले हो, अब रिजर्व नेचर रहता है एक अलग चीज है, लेकिन आपके योगदान से समाज ने आपको दिया, एक समय आएगा आपको समाज को लौटा के देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर ये जिम्मेदारी वाले व्यक्तित्व हो, देखिए जैसे ही आप कुछ बातें बोलोगे तो बहुत से लोग असहमत भी रहेंगे, नहीं भाई हम नहीं मानते, हम तो अपना विकास करें, अपने बच्चे को बढ़ावा देंगे। ठीक है, आपकी सोच है, ये मेरी सोच है। मौलिक कर्तव्य पे जब मैं बात करता हूँ तो मेरे बहुत सारे मिलने वाले बच्चे डाउट भी करते हैं। बच्चे के आजकल आप एक वर्ड सुनते हैं जेन जी। हाँ, तो जनरेशन जी पर मेरे को बहुत सारे विद्यालयों में मेरे को बुलाया गया इसके लिए बोलने के लिए कि जेन जी पर क्या कहते हैं। मैं एक लाइन बोलता हूँ कि जेन जी बहुत कुछ कर सकती है, अनबाउंड है, कुछ भी कर सकती है, इम्पेशेंट बहुत है। जरा सा कुछ हुआ नहीं हाल स्विच, पेशेंस नहीं है। जरा आप अग्री, मैं तो ये आकलन आपको दे रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ, मैं डेली सर, मैं 7 जिले देखता हूँ बुंदेलखंड के, और 7 जिलों से हर जिले से 3 खबर ऐसी आती हैं जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं बच्चे। ये बहुत बड़ा विषय, और चर्चा करेंगे। अधिकतर उसमें भी देखिए आप, अधिकतर जो एज वर्ग है वो जेन जी वाला है जी, क्योंकि इम्पेशेंट है सर। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खोया नहीं होगा जीवन में, ऐसा नहीं है कि आपको ये बनाने में पहले दिन ही ये ब्रांड बन गया होगा, नहीं बनता। आपने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा इसके लिए। आपको भी पहले बोला क्या कर रहे हैं भाई, एकदम से तुम बुंदेलखंड को आगे बढ़ाओगे, बहुत लोग कर गए, तुम अपना करियर फोकस करो। घर वालों ने रोका होगा कि यार इसमें कुछ कर पाओगे। सही बात। आज आप स्थापित कर पाए तो लोग आपके विजन को समझ रहेगा, नहीं कर पाते तो हताश नहीं होते आशुतोष जी, कुछ और करते। क्यों? क्योंकि ये विजन लेकर आना है। तो मैं आपके थ्रू जो मैं बहुत जगह काउंसलिंग करता हूँ, मैं अपने वो मैं फ्री करता हूँ। ये भी मैं बताना चाहूंगा, एक काउंसलिंग में करता हूँ विद्यालयों में जाके, मैं उसका कोई चार्ज नहीं लेता। ये मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ, निःशुल्क। कुछ पता है चुरा लो हमसे, नहीं सुनना कोई बात नहीं, ऐसे करो और निकल लो। लेकिन अगर कुछ लगा तुम्हें कि तुम्हारे काम की चीज बता गए, तो जो हमने मैनेजमेंट में सीखा, जो हमने सिविल सर्विस की तैयारी में सीखा, जो हम सरकार के साथ काम करके सीखते हैं, जो हम नगर निगम के साथ काम करके सीखते हैं, तो जो हमें लगता है वो हम लोगों को तो बताना हमारा कर्तव्य समझते हैं। अभी किस किस से टाई अप है, किस किस से एमओयू है? सर एमओयू हमारा, जैसे आपको मैं बताऊं, आपने शायद नोटिस किया होगा कि इतने सारे काम तो चल रहे हैं, मैं हर जगह तो नहीं जा सकता। मैं क्लासेस भी पढ़ाता हूँ वॉलंटियर्स की मदद से। मैनेजमेंट में एक लाइन पढ़ी है मैंने, उसकी लैटिन वर्ड होता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम अगर इकट्ठे हैं तो हम साथ खड़े रहेंगे, अगर हम अलग अलग हुए तो हम, ये हमारे घर में भी लागू होता है। हाँ, सब जगह एक पुरानी कहावत भी है। तो ये मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट में पढ़ा है। बंद मुट्ठी लाकी और खुल गई। इसको आप अपनी भाषा में अपन ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो ये ना
कि अकेला चना नहीं अफोर्ड कर सकता। तो हाँ, बहुत। कहने का तात्पर्य यही कि अकेले आप कितना ही कर लोगे। तो मेरे वॉलंटियर्स आते हैं काफ़ी, साल भर मुझको मिलते हैं। अब बहुत सारे विद्यालयों से टाई अप है हमारा। सरकार ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। बहुत सारे जो प्रबंध के विद्यालय हैं, बीबीए, एमबीए कराते हैं भारत में, उनको कंपल्सरी कर दिया है कि आपको 30 दिन या 40 दिन का कोर्स कर कर आना पड़ेगा, एक एनजीओ में इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। हाँ। ये सरकार की पहल है सर, ये हमारी आपकी पहल नहीं है। तो उनका मानना है कि आपने प्रोफेशनल डिग्री तो ले ली, लेकिन आपको समाज के बारे में कोई सामाजिक नॉलेज अनुभव नहीं है, जमीनी अनुभव आपको नहीं पता है। ही नहीं है कि दरोगा कौन होता है, आपको पता ही नहीं है इंस्पेक्टर कौन होता है, आपको पता ही नहीं है कि किससे क्या शिकायत करनी, जनहित याचिका क्या होती। तो या ये तो सरकारी, बहुत लंबा विषय हो गया, हाँ जनहित याचिका का लोकल स्तर पे। हाँ, लेकिन मतलब किसी भी प्रकार की जो हाँ। चीजें, बेसिक चीजें होती हैं, नहीं पता रहती बच्चों को। अरे बहुत सारे बच्चों से पूछो राज्य, वो कहते हैं हमको ना इस तैयारी कर रहे हैं, 29-35 राज्य बताते हैं बच्चे। तो मेरा मानना है कम से कम। अच्छा, आपने एक चीज तो बता दी है राहुल जी कि 50% कैसे कवर होगा सिविल सेवा का। जी आप एनसीईआरटी पढ़िए 6 से 10 तक की, जी रोज अखबार पढ़िए, आपका 50% हो गया। जी यदि आप पास नहीं हुए, जी यदि आपको हताशा लगी, जी तब आपको क्या करना है ये भी आपको बताता जी है। अब वहां से वहां तक की दूरी जो रह गई है जी सिलेक्शन तक की जी 50% से, जी वो आप कैसे बच्चों को कवर कराएंगे? सर, बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। हाँ। उनने भी ये कहा है हाँ। कि आपकी तैयारी पहले आप कर लो, फिर आप पेपर में देखो क्या पूछा गया, पेपर बताएगा बेस्ट। क्या होता है आजकल बच्चे मॉक टेस्ट और इन सब के चक्कर में, क्योंकि कोचिंग सब बनाती हैं अपने अपने, मैं भी भाई जब कोचिंग में पढ़ाता तो मैं कहूँगा मैं बेस्ट हूँ, मैं क्यों कहूँगा मैं बेस्ट नहीं हूँ। लेकिन आप खुद स्वयं का आकलन करिए, पेपर में क्या पूछा जा रहा था, मैंने ये पढ़ा तो ये आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं लग रहा मुझे, तो पेपर के हिसाब से चलते रहिए। पेपर जैसा कह रहा है, अगर इस समय पूछा एक बार क्वेश्चन, पैटर्न रिपीट होता है क्या? सर अलग अलग है। अगर आप राज्य सरकार के यूपी पीसीएस की बात करोगे तो इसका प्रीलिम्स थोड़ा फैक्चुअल आता है। मेंस लगभग लगभग हम कह सकते हैं यहाँ पर 8 परीक्षाएं होती हैं, केंद्र वाले सिविल सर्विस में आपकी 9 परीक्षाएं होती हैं। वहाँ क्वालिफाइंग का अलग है, तो वो काफी बड़ा विषय है, उस पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। पैटर्न पर हम बात कर लेंगे। बच्चों का सबसे पहला काम यही है कि पैटर्न और सिलेबस और मार्किंग उसको समझें, उसको समझो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे, एक जनता बता रहा हूँ, उनकी नहीं बता रहा हूँ, सिंसियर है, सही चल रहे हैं, वो सिलेक्शन लेके बैठ रहे हैं। हाँ। जो बच्चा बिल्कुल मतलब 3-3-4 साल लग रहा है, पता ही नहीं है क्यों नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं सिलेबस नहीं देख रहा है। सिलेबस के हिसाब से अगर GS2 का सिलेबस है तो GS2 का कितना कर लिया हमने, उसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली, मार्किंग नहीं कर रहा है। हाँ। और एक अच्छा टॉपर यही बताता है, मैं बहुत सारे सत्रों में बैठा हूँ, मैंने करवाए हैं 70 लोगों के, तो वो यही कह के जाते हैं, चलो मान लिया भाई हम वहां पर फेल किए, सक्सेसफुल की बात मान लो, जिसने निकाला वो भी यही कहते हैं कि पहले एक स्ट्रेटेजिकली बनाओ, सिलेबस शुड बी इन योर ऑन योर फिंगर टिप्स, आपके उंगलियों पर होना चाहिए। सिलेबस इस GS2 में ये आता है, GS3 में ये आता है, GS4 में ये आता है। ये याद हो आपको एकदम पक्का। नीति आयोग अगर बात करें तो कौन सा बोले, हाँ GS3। अगर आपसे बोले कि राज्य व्यवस्था, सबसे पहला प्राथमिक है, बिल्कुल इंटर का बच्चा सबसे पहला तो ये करे, फिर टॉपिक वाइज अपना कवर करता चला जाए टॉपिक को, उससे बहुत ज्यादा ना और पढ़ ले। आजकल तो यूट्यूब है, बहुत कुछ सर यूट्यूब पे यूट्यूब भी का है। एक मैं खुद यूट्यूब पे पॉलिटी से अवेलेबल हूँ, आप देखेंगे फ्यूचर कॉल में। लेकिन मैं कहता हूँ बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते, अबंडेंस में बहुत है, एक ही टॉपिक पे डालोगे। तो पहले क्या था, जब हम तैयारी करने बैठे तो इतना ज्यादा नहीं था, 14, 15, 16 में तो इतना ज्यादा नहीं था, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। जो हमारे सीनियर लोग रहे हैं, जो झांसी के DIG लोग रहे होंगे, इन्होंने तब निकाला है 2006 बैच 5 बैच, जब 3 पेपर होते थे और आपका CSET DSET नहीं था, अलग तरह का था, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी नहीं थी, तब सिर्फ ऑफलाइन मटेरियल की बेसिस पे ये लोग निकले हैं। 2011 के बाद चेंजेस हुए हैं, और यूपी में तो यूपी पीसीएस की बात करो 2017-18 के बाद मेंस में चेंज आया, सिलेबस चेंज हुआ। अब तो यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है यूपी पीसीएस में। ऑप्शनल का आपने सुना होगा ना कि मैनेजमेंट होता है, जी आपकी पॉलिटी लेते हैं, कुछ लोग कुछ और हिस्ट्री लेते हैं, ऑप्शनल खत्म कर दिया गया। तो रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, सीमित रिसोर्सेज के साथ और बहुत तय करके, जिसपे लोगों ने कह दिया, 90% लोगों ने कह रखा है कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत। तो पहले एक स्टेप तो पूरा कर लो, आधा अधूरा पढ़ोगे फिर दोबारा किसी और बुक से पढ़ोगे। सही बात डॉक्टर के इसमें ये होता है, हाँ। आप पहले दिन बुखार चढ़ा था आपको, आप 3 दिन तक एक होता है 3 दिन तक असर करेगी, आप दूसरे दिन फिर दूसरे डॉक्टर के चले गए, अब उसने फिर एक दवा दी, तो आप क्या कर रहे, आप स्विच कर रहे। अब आपको, आपने 3 दिन का कोर्स ही पूरा नहीं किया, फिर आप ब्लेम क्या करोगे, सिस्टमैटिक चलना है। आपने फिर क्या कह दिया, डॉक्टर साहब अच्छे नहीं थे। तो टीचर कुछ नहीं कर सकता, मार्गदर्शक कहता है। मिल्खा सिंह भी अगर जीते तो गुरु नहीं दौड़ते थे उनकी जगह, दौड़ना गुरु खुद ही बताते पड़ेगा। थे कि ऐसे दौड़ो। गुरु का वेट बढ़ गया होगा उस समय, लेकिन गुरु कहते तुम दौड़ो, हम तो बैठे हैं। अब सही है। बच्चे को हर बार गुरु को भी डाउट नहीं करना, अगर गुरु अच्छा मिल गया आपको तो। 90% बच्चे तो जब आप काउंसलिंग वगैरह में जाओ तो कहते हैं आपने क्यों नहीं बन गए, आप क्यों नहीं हो गए,
तो चाणक्य कौन ना चंद्रगुप्त बन गए थे, और चंद्रगुप्त चाणक्य नहीं बन गए थे। तो सबको अपना रोल अच्छा निभाना है। अगर आप शिक्षक हैं ये तो जरूरी आपका है। काम है कि आप उसकी गहराई में जाएं। आगे की क्या है अब, गौरी फाउंडेशन को और कहाँ ले जाना है? सर अभी तो मेरा एक विजन है कि मैं इस पर काम करूंगा और करना चाहूंगा कि मैं झांसी में बच्चा भीख ना मांगे, पढ़ाई अच्छी मिले, सरकारी विद्यालयों में जो योगदान हो सकता होगा वो हम देंगे, किसी प्रकार भी। उनको अंग्रेजी सिखाने में, उनको हिंदी सिखाने में, द्विभाषीय उनको स्ट्रॉन्ग करना, ये मेरा एम है कि सिर्फ एक भाषा नहीं। हाँ। क्योंकि भाई आप माने ना माने आशुतोष जी, केंद्र में जाओगे, केंद्र के बाहर जाओगे तो अंग्रेजी का बोलबाला अभी है, तो आप उससे हट नहीं सकते। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, Yes, सीखना ही yes. पड़ेगी। तभी तो मैंने कहा 10वीं में दोनों भाषा पढ़ी ना आपने। हाँ। आपने हिंदी भी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी, तो आप 10th की चीजों को उसका याद रखो ज्ञान ना। से कोई लेना देना नहीं है, वो Yes. तो आपको आनी चाहिए। इतना आना चाहिए। आप अपने आप को रेफरेंट मत करो, घबराओ मत कि भाई अब इनने बोल दिया हमें। भाषा आपको रोक नहीं, भाषा बाध्यता नहीं हो सकती तरक्की के लिए। एक थोड़ा क्षणिक हो सकता है, आप थोड़ा लगता है कि नहीं हो पा रहा, आप उस पर कवर करके आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा योगदान शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें सबसे ज्यादा रहने का है। हाँ। इस पर और जो गलतियां हुई होंगी थोड़ी बहुत, ये उनको नहीं पूरा और- किया, हाँ। या आगे बढ़ने के चक्कर में कुछ चीज लॉन्च कर दी, उसको कवर नहीं किया, हाँ। तो उसको कवर करके उन बच्चों को जिनको अपने संरक्षण में लिया है, कहीं ना कहीं उन्हें पहुंचाना, ये प्राथमिकता है। बहुत बढ़िया है, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके हमें। नहीं, हमको भी बहुत और अच्छा लगा। फिर मिलेंगे हम लोग, फिर बैठेंगे किसी और टॉपिक को लेकर। नहीं बिल्कुल, और बस यही है कि मतलब बच्चों तक, जो बच्चे मेरे को सुन रहे हो, यही है कि अपने आप से मतलब सच बोलिए। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं। खुद से झूठ नहीं अपने आप से। बोलना है। अंग्रेजी में बोलते हैं कि यू कैन स्पीक लाई टू अदर्स, यू कैन स्पीक लाई टू योरसेल्फ, यू कैन नॉट लाई योरसेल्फ। अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते आप। खुद को चीट मत कीजिए। यू कैन नॉट चीट, यू कैन चीट एनीबॉडी, यू कैन नॉट चीट योरसेल्फ। आप चीट सबको कर सकते हैं, अपने आप जब सोने जाएंगे तो आपको पता लगेगा हाँ। कि यार इतना झूठ बोल दिया हमने, यार आज ये बोल दिया। तो वो नहीं करना है, तो शायद आप कहीं तो पहुंचोगे। कोई एनजीओ चला रहा हूँ तो मैं आईएएस बनो, आईपीएस बनो या ना बनो, एक अच्छे इंसान जरूर अच्छे बन इंसान जाओगे। जरूर बनो। आप कहीं ना कहीं अच्छे क्षेत्र में किसी जगह कुछ तो अच्छा करोगे, हताश नहीं होगे, आप किसी पे डिपेंड नहीं होगे, आपको कोई कितना कह देगा, आप अपने क्षेत्र में कहीं तो पहुंचोगे। सही बात है। ये मेरा मतलब मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank you इतना so लंबा much. समय दिया हमें धन्यवाद सर, और चर्चा की। धन्यवाद जनता को भी सुनने के लिए। थैंक यू।